Hello dear students, welcome to VPSC ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस की पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 का लेक्चर 4 लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर 4 है। आज का टॉपिक हमारा थ्रेसिंग मशीन का आगमन। थ्रेसिंग मशीन के आगमन के बारे में चर्चा करते हैं। नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुए युद्ध के दौरान खाद्यान्नों के दाम बहुत बढ़ चुके थे और खाद्यान्नों की लगातार बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। जब खाद्यान्नों की मांग बहुत बढ़ चुकी थी तो किसानों ने अर्थात काश्तकारों ने खाद्यान्नों की लगातार बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों के अभाव के डर से उन्होंने नई थ्रेसिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। मजदूरों के अभाव का मतलब कमी की वजह से किसानों अर्थात काश्तकारों ने नई मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया, जैसे हार्वेस्टर, फसल काटने की मशीन, फसल को बोने की मशीन। इस तरह के जितने भी मशीनें थी, किसानों ने मजदूरों को खेतों में न लगाना पड़े, इसकी वजह से काश्तकारों ने नई मशीनों को खरीदना प्रारंभ कर दिया, जिसमें थ्रेसिंग मशीन के द्वारा अनाज से उसके डंठल को अलग किया जा सकता था। क्योंकि काश्तकार मजदूरों के आलस, कामचोरी और नशे की शिकायत किया करते थे, कृषि यंत्रों के प्रचलन और निर्माण से मजदूरों पर काश्तकारों की निर्भरता कम होने लगी। कृषि यंत्रों के प्रचलन और निर्माण से मजदूरों पर काश्तकारों की जो निर्भरता है कम होने लगी। अगर कोई गरीब आदमी सार्वजनिक ज़मीन से आपकी एक भेड़ ले ले तो कानून उसके खिलाफ हो जाएगा। अगर कोई गरीब आदमी है किसी सार्वजनिक स्थान अर्थात ज़मीन से अपनी एक भेड़ आपकी एक भेड़ ले ली तो कानून आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सैकड़ों गरीबों की भेड़ बकरियों के चरने की ज़मीन छीन लेते हैं तो कानून कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ज़मीन आपकी है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़मीन पर भेड़ बकरियों को चरने देंगे, अथवा नहीं चाहते हैं तो नहीं चरने देंगे। उसके खिलाफ कानून आपके खिलाफ नहीं है, एक्शन ले सकता। अगर गरीब आदमी आपसे कोई चीज़ छीन ले तो उसको फांसी दे दी जाती है। अगर गरीब आदमी आपसे कोई चीज़ छीन ले तो उसे फांसी दे दी जा सकती है। अगर आप उस व्यक्ति की आजीविका छीन ले तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। गरीब इस बात को किस तरह समझे कि कानून उनकी पहुंच से बाहर है। अगर सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। J.S. नीसन कॉमन राइट्स एक्लोजर्स एंड सोशल चेंज 1993 से उद्धृत। नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच होने वाले युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में सैनिक अपने घर और खेत खलिहानों को वापस लौट आए। नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच होने वाले युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में सैनिक अपने घर और खेत खलिहानों में वापस लौट आए। युद्ध समाप्ति के पश्चात यूरोप के खाद्यान्नों का आयात बढ़ने लगा। खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई और कृषि मंदी आ गई। इधर सैनिक नए रोजगार की खोज कर रहे थे। भूस्वामियों ने कम भूमि पर खेती करनी प्रारंभ कर दी और सरकार से खाद्यान्नों के आयात को रोकने की मांग करने लगे। इंग्लैंड के देहाती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कैप्टन स्विंग के नाम से काश्तकारों के खेतों पर हमले होने लगे। निर्धन मजदूरों की दृष्टि से थ्रेसिंग मशीनें व आधुनिक कृषि यंत्र उनके लिए काल बनकर आए तथा उनकी आजीविका पर संकट के बादल छा गए। इंग्लैंड में आधुनिक कृषि का प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लैंड में आधुनिक कृषि, नई तकनीकी की कृषि नए कृषि यंत्रों के द्वारा की जाती थी, जैसे
इंग्लैंड में आधुनिक कृषि के आगमन से अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। खुले खेत समाप्त हो गए। खुले खेत जो थे समाप्त हो गए, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरा सकते थे, वो खेत समाप्त कर दिए गए और किसानों के पारस्परिक अधिकार भी उनसे छीन लिए गए। गांव के गरीब लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे। गांव के गरीब लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे, जबकि अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि और अनाज को बेचकर लाभ कमाया, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए। अमेरिका में आधुनिक कृषि की शुरुआत रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर के बारे में चर्चा करते हैं। जिस समय इंग्लैंड के खुले खेतों की बाड़ाबंदी हो रही थी, उस समय यूएसए अमेरिका में कृषि का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ था। देश की 8,000 लाख एकड़ भूमि पर वन थे और 6,000 लाख एकड़ भूमि चारागाहों से घिरी हुई थी। 6,000 लाख चारागाहों से भूमि घिरी हुई थी। उस समय अधिकांश भूभाग स्वायत्त अमेरिकियों के नियंत्रण में था। 1780 के दशक तक एक स्वायत्त अमेरिकी की बस्तियां पूर्वी तटीय पट्टी के एक छोटे से भाग तक सीमित थी। इस समय अमेरिका में कई स्थानीय जन समुदाय थे। उनमें अधिकांश कबीले चलवासी थे। थोड़े से लोग ही स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। कई कबीले भोजन संग्राहक तथा शिकारी थे। वे मछलियां पकड़कर तथा पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, जबकि कुछ मक्का, फलियों, तंबाकू, बीन, घिया और कुम्हड़े की खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य लोग बीवर फर का व्यापार करते थे। वे फर को यूरोपीय व्यापारियों के हाथों बेचकर अपनी आजीविका कमाते थे। चित्र 3 से 8 में 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न कबीलों की अवस्थिति को प्रदर्शित किया। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।